ऑफ पीस फॉर द रिड्रेसल ऑफ योर कंप्लेन। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट का केस है जिसकी साइटेशन है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना बुरहान अहमद मुनीर है। आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट लाहौर सेशंस कोर्ट। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 22A 22B, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, जो कि इनिशियल स्टेज पे लॉयर्स के और साइलिन के बहुत ज़्यादा काम आता है। FIR करवाने के लिए लोगों को बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। ये सेक्शन स्पेशली उस चीज़ से डील करता है। एक साइल जब अपना दरख्वास्त लेके उसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ और वो अपनी दरख्वास्त लेके लिख के थाने के फ्रंट डेस्क पे देता है, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको एक डायरी नंबर लगा दिया जाता है और उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल कॉमनली प्रैक्टिस में नहीं देखा जाता, तो पुलिस उस पर FIR नहीं देती। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना चाहिए वो ये है कि अपने एक हाई अप्स को एप्लीकेशन दे कि जनाब मैंने ये मेरे साथ कॉग्निजेंस ऑफेंस जो है वो मेड आउट हुआ है और इस डेट को ये हुआ है। वो प्रॉपर जो एप्लीकेशन उसने थाने में दी होती है उसी तरह की एक एप्लीकेशन CCPO के नाम पे या छोटे शहरों में DPOs और RPOs होते हैं उनके नाम पे दे। जो कार्ड उनको मिले और डायरी नंबर उनको मिले, वही डायरी नंबर वो लेके दोबारा अपने किसी भी वकील साहब से मशवरा करें और मशवरा करने के बाद उन सारी एप्लीकेशंस को लगा के सेशंस कोर्ट को, एडिशनल सेशन जजेस को ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो जस्टिस ऑफ पीस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपने इलाके में मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर के लिए, उसके पास जाएं और एक पटिशन फाइल करें जिसमें वो इस्तदा करें कि जनाब हमारे साथ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ था और जिसकी बिना पर हमने एप्लीकेशन जो है वो मुतलका SHO को दी और उसके बाद हमने मुतलका हाई अप्स को दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई गई। जस्टिस ऑफ पीस उस पर क्या करेगा कि वो फ़ौरन पार्टीज़ को नोटिस करेगा, SHO को भी नोटिस होंगे और कंसर्न जो भी उसमें मुलज़म पार्टी होगी उसको भी नोटिस होंगे। वो आके जस्टिस ऑफ पीस उसमें आके अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए FIR के जो है वो ऑर्डर सादर फरमा देगा। इस तरह ये आपका मसला FIR ना होने वाला फौरी हल हो सकता है। तो ये 22A का जो सबसेक्शन 6 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉमनली यूज प्रैक्टिस में होता है। जस्टिस ऑफ पीस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द विसिनिटी। तो आप जब जस्टिस ऑफ पीस का दरवाज़ा खटकाते हैं उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपने मुतलका SHO को एप्लीकेशन दी हो। मुतलका SHO के बाद आपने पुलिस के किसी भी हाई अप्स को एप्लीकेशन दी हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें यूनुस अब्बास केस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, उसको मैं साइट कर दूंगा। उसके बाद हमारा आता है जो 22A सबसेक्शन 6 के मेन 3 फंक्शन हैं जस्टिस ऑफ पीस के। वो है कि वो डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को FIR रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकता है और नेगलेक्ट और एक्सेस अगर पुलिस कमिट करती है तो उस पर भी वो पुलिस को अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि जस्टिस ऑफ पीस करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए वो अपने ऑर्डर करता है मुतलका SHO को कि तुम रिकॉर्ड लेके आओ। अगर वो चाहे तो उसको पुलिस के कमेंट्स को देखे, कमेंट्स को देखने के बाद वो फैसला सादर फरमाए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है खिज़र हयात केस, जिसकी साइटेशन है 2005 PLD लाहौर 470। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। उसमें उन्होंने प्रॉपर ये जजमेंट दी है कि क्या कहते हैं 22A 22B के फंक्शंस क्या हैं, जस्टिस ऑफ पीस उसको किस तरह एक्सरसाइज करता है, जस्टिस ऑफ पीस के क्या अख्तियारात हैं और जस्टिस ऑफ पीस की क्या वो डोमेन है। तो खिज़र हयात केस में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसने कही कि नॉर्मल हम देखते हैं छोटे सिटीज़ में, छोटे शहरों में इसको आप पिटीशन के साथ उन्होंने लिखा होता है रिट अंडर 22A 22B, रिट करवा के इसी पर्चे दे ऑर्डर ले ले, बट इट इज़ नॉट अ रिट। रिट इज़ ओनली दैट इज़ मेंशन्ड इन द आर्टिकल 199। अब इसमें एक केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का केस है जिसकी साइटेशन है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 PLD 2021 लाहौर 274, जिसमें उन्होंने कहा कि इट इज़ मैंडेटरी टू रीच द हाई अप्स बिफोर रीचिंग द जस्टिस ऑफ पीस। ये नहीं कि आपने SHO को एप्लीकेशन दी है उसके अगले दिन ही आप उठा के जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन दे दी, वो आपके एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि लीगली वो इस केस लॉ के बाद ये ख़त्म हो चुका है। आपका ये ड्यूटी बाउंड है कि आप एक हाई अप्स को एप्लीकेशन दें, उसका डायरी नंबर लें, देन यू कैन रीच द जस्ट कंसर्न जस्टिस ऑफ पीस फॉर द रिड्रेसल ऑफ योर कंप्लेन। नॉन कंप्लायंस में अगर आपका जस्टिस ऑफ पीस आपके हक में ऑर्डर कर देता है और पुलिस ऑफिशियल फिर भी आपकी FIR को लॉज नहीं करता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रेमेडी है कि आप 155C की कार्रवाई करवा सकते हैं। 155C की कार्रवाई जो है वो पुलिस ऑर्डर के तहत होती है कि वो अगर उसमें रिलेक्टेंट है या उसमें नेगलेक्ट उसने किया तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस ऑफ पीस ही कंसर्न 155C में उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ FIR के भी ऑर्डर कर सकता है। दूसरी कार्रवाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ पुलिस ऑफिशियल नहीं बल्कि
एनी पब्लिक सर्वेंट उसमें वर्ड यूज़ किया गया। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई डायरेक्शन नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ 166 की कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है 155C में और 166 में कि 155C जो है वो पुलिस हायरार्की में ही इन्वेस्टिगेट होगा, जबकि 166 पुलिस ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये एंटी करप्शन ऑर्डिनेंस 1961 के तहत ये उसकी डोमेन बन जाती है और ये इन्वेस्टिगेट करती है एंटी करप्शन। तो इसके लिए ये ज़्यादा सीवियर कार्रवाई हो जाएगी पुलिस वालों के लिए अगर उसमें आप उनको नॉन कंप्लायंस पर सजा दिलवाना चाहते हैं। वरना दोबारा उसमें ये होता है कि वो जस्टिस ऑफ पीस सीसीपीओ को या डीपीओ को डायरेक्शन देता है तो पर्चा दर्ज होने का मसला नॉर्मली हल हो जाता है। अब इसमें तीसरी चीज़ जो है ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन के बारे में खिजर हयात केस में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसमें बताया, लेकिन पुलिस ऑर्डर आने के बाद उसमें फिर वो हायरार्कीज बन गई तो उसमें भी फर्स्ट पुलिस ऑर्डर के थ्रू भी आप तफ्तीश को चेंज करवा सकते हैं। उसमें तीसरी चीज़ है नेगलेक्ट एंड फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर। अब इलाके में अगर पुलिस ऑफिसर खुदा न खास्ता आपके घर में रेड कर देता है या आपकी दुकान में आपको हरास करता है तो उसमें भी आप पटिशन टू द जस्टिस ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22A(6) मूव कर सकते हैं कि इसको रोका जाए, इसको ये डायरेक्शन दी जाए कि ये हमारे इलाके में और मेरे घर में मुझे हरास ना करे और मुझे किसी किस्म की भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसमें सेक्शन 22A के तहत अगर एक इख्तियार जो है वो जस्टिस ऑफ पीस को नहीं दिया गया, वो इख्तियार है, आप अगर केस लॉ पढ़ेंगे 2011 YLR 131 2011 YLR 131 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी ऑफेंस को डिलीट करे या उसमें ऐड करे, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ मजिस्ट्रियल पावर्स हैं और ये इख्तियार जस्टिस ऑफ पीस को नहीं दिया गया। अब जो एक रीसेंट केस लॉ मेरी नज़रों से गुजरा है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने अपनी जजमेंट में ये रेफ़र किया है कि रेस्ट जुडिकाटा का जो कंसेप्ट है, क्योंकि ये जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर एक एडमिनिस्ट्रियल नेचर के ऑर्डर है, मिनिस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है, तो लिहाजा उसमें ये था कि आपने अगर एक पिटीशन पहले मूव कर दिया है और वो डिसाइड हो चुकी है तो उसके बाद आप फ्रेश पिटीशन मूव नहीं कर सकते। तो इसी बेस पे ही ये मामला हाई कोर्ट में आया, जिसमें हाई कोर्ट ने इस रेस्ट जुडिकाटा के कंसेप्ट को जो है उसमें डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि रेस्ट जुडिकाटा का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि पहले अगर कोई चीज़ मेरिट्स पे डिस्कस हो गई है और डिसाइड हो गई है तो वो दोबारा उसको फ्रेश पिटीशन में दोबारा से उसको टच करने की ज़रूरत नहीं, उस पर रेस्ट जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, मतलब इट हैज़ बीन डन फॉर एवर। सो इसी केस लॉ में भी यही मसला था कि पहले एक पिटीशन जो है वो डिसाइड हो गई थी, उसके बाद एक फ्रेश पिटीशन उसी मेरिट उसी फैक्ट्स पे इनिशिएट हुई, जिसको जस्टिस ऑफ पीस ने इस बेस पे कह गया कि इसके ऑलरेडी एक प्रीवियस पिटीशन जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी है, लिहाजा न्यू पिटीशन की कोई जगह नहीं है। तो इसमें रेस्ट जुडिकाटा के कंसेप्ट को जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने बड़े डिटेल से डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कॉज़ जुडिशल नेचर के ऑर्डर होते हैं 22A 22B में, तो लिहाजा इनके ऊपर भी रेस्ट जुडिकाटा वैसे ही अप्लाई होता है जैसे बाकी जुडिशल ऑर्डर्स पे होता है। इसकी साइटेशन जो है वो है 2025 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल्स 447। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा।